Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum students. Hope you all are fine and taking my lectures. So students, जैसा कि आप जानते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट वाज लेक्चर नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर के रिलेटेड. सो आज बुक के अंदर जो इसकी एक्सरसाइज है मैंने उसको भी सॉल्व किया है. ये सॉल्व्ड एक्सरसाइज सारी लिखी हुई है आपके सामने. एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी इंशाल्लाह मैं कर दूंगा. सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कहूंगा कि पहले ही अपनी बुक्स को ओपन कर लें. केमिस्ट्री सेकंड ईयर, ये मेरे पास भी बुक पड़ी हुई है. केमिस्ट्री सेकंड ईयर, ये बुक आप ओपन कर लें आज. और पेज नंबर 17 जहां से कि एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है. सो आज साथ साथ मैं पढ़ता जाऊंगा और ये आंसर्स को जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं. तो देखिए ब्लैंक्स हैं कुछ जिनको हम फिल करेंगे, मैं साथ साथ रीड कर रहा हूं. पहली ब्लैंक है, मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक masses. मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था इन 1871. मेंडलीव वाज अ रशियन केमिस्ट, अगर आपको याद हो. तो उसने एटॉमिक मैसेज के बिहाफ पे स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था. उसके बाद वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स. सो फर्स्ट ब्लैंक में ग्रुप आएगा. एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड. सो स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल रोज आपको पता है पीरियड होती हैं, तो सेकंड में. थर्ड वन, मेंबर्स ऑफ ग्रुप 7A आर कॉल्ड हैलोजेंस. एज यू नो 7A ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं दे आर सॉल्ट फॉर्मर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और इनको हम हैलोजेंस कहते हैं. और उसके आगे कहते हैं एंड अल्कली मेटल्स इज द फैमिली नेम ऑफ 1A ग्रुप. अल्कली मेटल्स जो हैं वो 1A ग्रुप होता है, ठीक है, लिथियम वगैरह से लेकर. आगे देखें स्टूडेंट्स, नंबर 4, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. पहली बात, मेटल्स जो है वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं. एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड अबव द ग्रुप्स. आप लोगों ने लेक्चर नंबर 15 में पढ़ा है ग्रुप 1A, ग्रुप 4A एंड ग्रुप 7A. ये वो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन को प्लेस किया जा सकता है उनके टॉप पे. उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, शील्डिंग इफेक्ट इज एक्चुअली द रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल. कि शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है, ये एक रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान. कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जो कि आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान मौजूद हैं. उसके बाद देखें जी आगे, नोबल गैसेस हैव द डैश वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू देयर कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल. सो ये हाई है. नोबल गैसेस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है, क्योंकि वो स्टेबल होती है, तो वो हाई होगी. आगे देखें, when a second electron is added to a uninegative ion, the incoming electron is repelled by the already present negative charge. ठीक है, रिपेल करेगा. जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज वहां पर मौजूद है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा. उसके बाद देखें 9th में कहता है ड्यू टू हैविंग पार्टली फिल्ड d ऑर्बिटल्स डैश मेटल्स यूजुअली शो वेरिएबल वैलेंसी, सो दे आर ट्रांजिशन मेटल्स. जो d ब्लॉक के अंदर जितनी मेटल्स हैं वो सब ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनकी बात करता है. 10th देखें स्टूडेंट, 10th में क्या कहते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजेंस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. क्योंकि हैलोजन जो है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में पाए जाते हैं, सो टॉप टू बॉटम उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे. ये था क्वेश्चन नंबर 1. अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स वो कहता है स्टेटमेंट्स बताएं. सो पहली स्टेटमेंट, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड कैडमियम आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप. बिल्कुल जो पहला है वो ट्रू है. जो आपके पास पुराना पीरियोडिक टेबल था उसमें सब ग्रुपिंग नहीं हुई थी, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था. सो ये एलिमेंट्स तब सेम ग्रुप में थे. आफ्टर दैट कहता है सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच. नो, सेकंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं. सो सेकंड वन आपके पास स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. थर्ड में कहता है अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 2A. एग्जैक्टली, अल्कलीन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. सो थर्ड वन ट्रू स्टेटमेंट है. फोर्थ में देखें, मेटल्स आर प्रेजेंट इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल. जी नहीं, यहां पर नॉन मेटल्स होती हैं. सो ये फॉल्स है. जो मेटल्स हैं वो आपके पास लेफ्ट साइड पर ज्यादा मौजूद होती हैं. अच्छा जी, फिफ्थ में कहता है मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट इन द लोअर हाफ ग्रुप्स ऑफ 4A, 5A एंड 6A. सो स्टूडेंट्स इट इज करेक्ट. सो फिफ्थ जो इसके अंदर है वो आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है.
आगे क्या कहता है, हाइड्रोजन फॉर्म्स यूनिनेगेटिव आयन लाइक हैलोजेंस, सो यस इट्स ट्रू। हाइड्राइड आयन जो आप पढ़ते हैं, हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट थी। 7 देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पीरियड्स इट बिलोंग, नो इट्स रॉन्ग। ये ग्रुप से डिस्कस करते हैं, जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होता है उससे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगा सकते हैं, पीरियड से पता नहीं लगा सकते। सो ये 7th जो है आपके पास, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इट इज नॉट करेक्ट। उसके बाद क्या कहते हैं जी, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं स्टूडेंट्स, डायमंड जो है ये वेरी बैड कंडक्टर है, क्योंकि टेट्राहेड्रली पैक्ड होते हैं सारे कार्बन, उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो कंडक्शन कर सके। सो ये भी आपके पास फॉल्स है। 9th देखें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, अगेन रॉन्ग। हैलोजेंस जो है मैंने अभी आपको बताया है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। और लास्ट में जिंक ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सो डेफिनेटली जिंक ऑक्साइड की जो आपके पास है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट थी। स्टूडेंट्स उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच इज मल्टीपल चॉइस सिस्टम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, सो पहला ऑप्शन देखिए, कहते हैं कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम व्हिच ऑर्डर इज करेक्ट। सो इसके अंदर ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन बी जो है उसमें वो क्या बताता है, मैं यहां लिख रहा हूं, ऑप्शन बी में कहता है बेरियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। सो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि देखें ये वाला अगर मैं ग्रुप लिखूं तो वो आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। सो स्टूडेंट्स आपको पता है टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, तो इट्स मीन बेरियम का साइज जो है वो मैग्नीशियम की निस्बत ग्रेटर ही होगा। सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड वन देखिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, जो सेकंड एमसीक्यू है, तो उसमें स्टूडेंट यही आपके पास करेक्ट आंसर आता है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ए ऑप्शन में कहता है सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम, सो डेफिनेटली, क्योंकि स्टूडेंट सोडियम आयन जब बनता है तो इसका 102 पिकोमीटर साइज हो जाता है, जबकि वैसे सोडियम की मैं बात करूं तो ये राउंड अबाउट 182 पिकोमीटर तक होता है। ठीक है, सो सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम, इट्स करेक्ट, ए ऑप्शन सेकंड वाले का। थर्ड में देखें जी, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, सो स्टूडेंट सी ऑप्शन है इसका जवाब। अब सी ऑप्शन क्या है, कहता है ऑल द अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। सो यस, अल्कली मेटल्स वन ए ग्रुप है और टॉप टू बॉटम आप उसको स्टडी करते हैं, वो सेम ग्रुप में पाई जाती हैं सारी। स्टूडेंट्स फोर्थ देखें, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो इसका ऑप्शन जो है आपके पास क्या है, डी है फोर्थ वाले का। अब डी में वो क्या कहता है, ऑल मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, सो इट इज रॉन्ग। जितनी भी मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, बट हमने यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी थी, तो उस हवाले से हमारा जवाब डी बनेगा। Which statement is correct? So students A option पढ़ें जरा आप, हाइड्रोजन resembles in properties with 1A, 4A and 7 elements. So यही इसका आंसर है, A ऑप्शन होगी पांचवे की, हाइड्रोजन 1A, 4A और 7A से ही रिजेम्बलेंस रखता है। आगे देखेंगे नंबर 6, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। The ionization energy of calcium is lower than that of magnesium. 6th की मैं बात कर रहा हूं, सो बी करेक्ट आंसर होगा। बी में देखें क्या कहता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। सो बिल्कुल टॉप टू बॉटम आप देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती थी स्टूडेंट्स, डिक्रीज होती थी। सो इट्स मीन मैग्नीशियम की ज्यादा है और कैल्शियम की कम है। ठीक है, ट्रेंड वाइज देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। अच्छा जी, 7th में क्या कहता है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन स्टूडेंट्स इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो वो देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। सो ये बिल्कुल सही कहा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, आगे कहता है हमारे 7 हो गए, अब 8वां में क्या कहते हैं जी, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अगेन, मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो ए ऑप्शन ही इसका भी आंसर है 8th का, टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स 9th में, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अगेन। सो इसका आपके पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। बी में क्या कहता है, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजेंस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो डेफिनेटली इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर नेचर। एंड पे 10th जो है, 10th में क्या कहता है जी, अगेन मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। सो कोवलेंट करेक्टर ऑफ मेटल हैलाइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इट इज करेक्ट। लेफ्ट टू राइट कोवलेंट हैलाइड्स जो है उनका करेक्टर बढ़ता है, यानी कि कोवलेंट बॉन्डिंग इंक्रीज होती है उसमें। लिस्ट फ्रेंड्स, ये था आपके क्वेश्चन नंबर
1, 2 एंड 3। 3 सवाल हो गए जिसमें आपने ब्लैंक्स को फिल किया, ट्रू और फॉल्स इंडिकेट किए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये दोनों भी मैं इसलिए करवा रहा हूं कि समटाइम इनमें से पेपर में एमसीक्यू बन के आ जाता है, वरना आमतौर पे फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स हमारा पेपर पैटर्न नहीं है। बट आप लोगों को ये भी पता होनी चाहिए क्योंकि इनसे जो है आपके एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या मैं पढ़ रहा हूं, व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स मेड इन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। सो यहां पर मैंने सब आंसर्स के हिंट्स दिए हैं कि जिनसे आप अपना आंसर कंप्लीटली समझ सकेंगे और लिख सकेंगे। सो चौथा क्वेश्चन में वो इंप्रूवमेंट्स पूछता है। स्टूडेंट्स मैं पहले आपको रेफरेंस देता चलूं अपने ही लेक्चर्स में, तो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें एक बात क्या थी, एटॉमिक नंबर को, ठीक है, एटॉमिक मास पे जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसकी कन्वर्जन कर देगी एटॉमिक नंबर, और उसके अलावा जो 8A ग्रुप था दैट वाज एक्स्ट्रा ग्रुप दैट वाज बीइंग एडेड ऑन दैट टाइम। सब ग्रुपिंग कर दी गई थी जी, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी बना दिया गया था पीरियोडिक टेबल के अंदर। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स भी फिर जस्टिफाई हो गई थी क्योंकि आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और अब पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हवाले से अरेंज था। और उसके अलावा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को भी एडजस्ट कर दिया गया था। ये कुछ इंप्रूवमेंट्स थी जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में की गई थी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ब्लॉक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देयर केमिस्ट्री। बेसिकली हर ब्लॉक अपने एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर रहा होता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब। तो यहां पर देखें क्या कहते हैं, यूजफुल इन द अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट आप इससे पता कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब आपको ब्लॉक का पता चल जाएगा तो वहां से वैलेंस ऑर्बिटल का पता चल जाता है, और वैलेंस ऑर्बिटल ये डिसाइड कर देता है कि कोई एलिमेंट है तो वो क्या वैलेंसी उसकी होगी, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो क्या बॉन्डिंग करेगा। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, हाउ डू यू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ वेरियस ग्रुप्स। सो ये तो लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया है क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखें जी, व्हाई द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई द आयनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयंस आर लार्जर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम्स। सो स्टूडेंट, नेगेटिव आयन का साइज इसलिए बड़ा होता है, देखिए नेगेटिव आयन कब बनता है, जब किसी न्यूट्रल एटम के अंदर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, एक पॉसिबिलिटी ये है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। सम टाइम हमें एक नया शेल का एडिशन चाहिए होता है कि जिसके अंदर उस इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट किया जा सके। या उसके अलावा क्या होता है, डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूट्रल एटम का जो न्यूक्लियर चार्ज था, जब एक मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो डिस्टर्ब हो गई। अब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द शेल्स। तो जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट इसी तरह इंक्रीज हो जाता है। ये कुछ वजूहत हैं जिनकी वजह से आप एन आयन जो होता है, नेगेटिव आयन का साइज ग्रेटर हो जाता है। और इस बात को हम लेक्चर नंबर 6 में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मुझे याद हो तो हमने फ्लोरीन की एग्जांपल को डिस्कस किया था, ठीक है, तो वो एग्जांपल भी आप साथ देखेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो कहता है, व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड्स। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जा रहा है। अब वो क्यों आसान होता जा रहा है, क्योंकि एक तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है और दूसरी बात एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये देख लेंगे, इसके आंसर के लिए मैंने लिख दिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो स्टूडेंट्स, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो स्टूडेंट, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से फिर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है, एंड वाइस वर्सा पीरियड्स के हिसाब से भी, ठीक है। और इस बात को अगर आप मजीद देखना चाहें तो मैंने अपने ही लेक्चर नंबर 7 के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स को डिस्कस किया हुआ है, वहां पे आप बहुत इजीली इसको कॉन्सेप्ट को रीगेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखें आगे, कहते हैं व्हाई सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली शोन विद द पॉजिटिव साइन। सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस व्हेन एन अदर इलेक्ट्रॉन इज एडेड। ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया होगा न्यूट्रल एटम में, जिसने उसको यूनि नेगेटिव आयन बना दिया होगा। अब वो कहता है अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों होती है। तो उसका आंसर देखें, यूनि नेगेटिव आयंस रिपेल्ड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन।
कि ऑलरेडी वो नेगेटिव आयन है, यूनि नेगेटिव आयन, द आयन हैविंग -1 चार्ज, ऑलरेडी यूनि नेगेटिव आयन है वो, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब एक और इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स अगर ऐड होने आ रहा है तो डेफिनेटली नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल्स ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी गिव करनी पड़ती है। सो इन दिस वे इट विल एब्सॉर्ब द एनर्जी। क्लियर? और अगर इस बात को भी आपने मजीद देखना है तो लेक्चर नंबर 8 जो है मेरा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसके ट्रेंड्स को डिस्कस किया हुआ है और ये क्वेश्चन भी वहां डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, व्हाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जी मेटालिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि टॉप टू बॉटम मेटल स्ट्रांग हो रही है और उसकी वजह क्या है, एक बात इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज जितना इंक्रीज होता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ज्यादा मोबाइल होता जाएगा, ज्यादा फ्रीली मूव कर सकेगा। दूसरी बात वो यही कहता है इज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, अब इसमें इलेक्ट्रॉन को बाआसानी रिमूव किया जा सकेगा। ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। और सेकेंडली डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी अगर कम हो गई है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो रहा है, इजियर हो रहा है, और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट्स मीन वो मेटल भी उतनी स्ट्रॉन्गर होगी। ये मेटालिक कैरेक्टर होगा उसका। नेक्स्ट देखें, और ये बात आप ये देखें, मैंने रेफरेंस सारे लिखे हैं ऑलमोस्ट, लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने एटॉमिक साइज और इसके ट्रेंड्स को, सॉरी मेटालिक कैरेक्टर को जो है वो डिस्कस किया हुआ है। आगे देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द मेल्टिंग पॉइंट्स अलोंग द शॉर्ट पीरियड्स। शॉर्ट पीरियड्स कौन से हैं? सेकंड एंड थर्ड, हैविंग 8 एलिमेंट्स ईच। ये शॉर्ट पीरियड्स हैं। इनके अंदर हमने ये ट्रेंड पढ़ा था, डिपेंड्स अपॉन बाइंडिंग फोर्सेस। पहली बात कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाइंडिंग फोर्सेस पे डिपेंड करते थे। सो स्टूडेंट, बाइंडिंग फोर्सेस अगर आपको याद हो 1A से लेकर के 4A ग्रुप तक इंक्रीज होती थी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे, और इसके बाद 7A तक डिक्रीज होती थी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होंगे। ये भी आप लेक्चर नंबर 9 के अंदर स्टडी कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में वो सारे एटम्स बना के उनकी वैलेंसी, उनकी बॉन्डिंग दिखा के, बाइंडिंग फोर्स दिखा के इस बात को डिस्कस किया था। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस इज यूजुअली जीरो। नोबल गैसेस की आमतौर पे स्टेट जीरो इसलिए होती है क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते। वो जब तक रिएक्ट नहीं करेंगे ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना ही कोई गेन करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से ही ऑक्सीडेशन स्टेट आई जाती है किसी भी एटम के ऊपर। तो अगर वो लूज नहीं कर रहे तो फिर हम कहेंगे बिकॉज कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल्स, सो दे आर वेरी स्टेबल, they don't need to react with any other element to make their cell stable। क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल पहले ही कंप्लीट हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर स्टेट हमेशा जीरो रहेगी। डू नॉट रिएक्ट बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, व्हाई डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज फेयरली अ गुड कंडक्टर। ये दोनों ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, डायमंड भी एंड ग्रेफाइट भी, दोनों ही जब हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों आ रहा है? अब देखिए यहां पर क्या बात करता है। पहली बात ये समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस चीफली डिपेंड्स अपॉन द मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एनी एटम। कि एटम के आउटरमोस्ट शेल में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। अब ये हमारे सामने दो केसेस हैं, इन केस ऑफ डायमंड एंड इन केस ऑफ ग्रेफाइट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली देखें, इन केस ऑफ डायमंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एटम के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चारों ने कोवलेंट बॉन्डिंग की होगी, वो चारों बॉन्डिंग में मसरूफ हैं, तो इट्स मीन वो फ्री नहीं है। सो फर्स्ट थिंग, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडली, ऑल यूज्ड इन बॉन्डिंग्स एंड टेट्राहेड्रली पैक्ड। ये इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि अगेन वही बात, कोई इलेक्ट्रॉन उनमें फ्लो ही नहीं कर सकता। There are no free electrons, there are no mobile electrons that may use in the conduction. So that's why diamond is a very poor and very bad conductor. उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की। ये देख लें, ये कार्बन के मैंने यहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बताया हुआ कि अगर ये कार्बन एटम है, 1 2 3 4 के आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये इन चारों से मजीद आगे 4 एटम्स के साथ अटैच है, और यही एटम मजीद आगे 4 के साथ अटैच होंगे, जिसकी वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा और ये कंडक्शन नहीं कर सकेगा। जबकि ग्रेफाइट की बात करें, सो 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री आउट ऑफ 4। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें से एक इसमें फ्री होता है, दैट में यूज इन द कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब देखें, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है सेकंड इसका, इसको आप हेक्सागोनल भी कह सकते हैं।
ये देखें, ये जो रेड स्पॉट है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कार्बन है इसमें। चले मैं एक ये वाला कार्बन स्टडी करवा देता हूं। अब ये कार्बन देखें तो ये इसने बॉन्डिंग की हुई है 1 2 एंड 3। यहां पर कार्बन एट अ टाइम 3 बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्रीली मूव कर रहा है। सो वही मोबाइल और वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक तरफ से कंडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विल ऐड एंड ये उसको पाथ प्रोवाइड करेगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक कंप्लीट कंडक्शन करेगा। So that's why in the form of graphite, due to its layered structure and due to free electron that are present in the structure, that are present in the lattice, so जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करवाने में हेल्पफुल रहेगा। So that's why graphite is a good conductor। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर चैप्टर की, रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस में ये काफी सारे यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रह गया, वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 17 में मैं आपको करवाऊंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 16 था। सो अगर इनमें से कोई क्वेश्चन, कोई एमसीक्यू, कोई भी बात समझ ना आई हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।